मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस जानो जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा में 150 साल पहले ये पंक्तियाँ लिखी थी और आज साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में इस पंक्ति का जिक्र करने का उद्देश्य यह था कि मैं एक आलोचना की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक परंपरा की पहचान के साथ उपस्थित हूँ, जिसके लेखक अवधेश प्रधान हैं। अवधेश प्रधान का जन्म 10 नवंबर 1952 को गाजीपुर जिले के सुल्तानपुर गांव में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने 1975 में स्नातकोत्तर और 1978 में शोध कार्य किया, पीएचडी की डिग्री हासिल की। 40 वर्षों मतलब 4 दशक से अधिक समय से उनका अध्यापन का जो अनुभव है हिंदी विभाग का, वहीं पे जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की वहीं वो प्रवक्ता, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष बने और फिर सेवानिवृत्त हुए 2020 में। हिंदी साहित्य के इतिहास पर, साहित्य के जो समय है और साहित्य में जो विद्यापति का काम है उस पर उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। खासकर अवधेश प्रधान जी की आलोचना दृष्टि जो है उनमें वे रचनाकार ज़्यादा प्रमुखता से रहे हैं जिन्होंने समय को अपने दर्ज किया, अपने समाज को दर्ज किया अपने साहित्य में। इसीलिए वो सहजानंद के किसान आंदोलन की बात करते हैं, स्वामी सहजानंद जी पर उन पर बड़ा काम है। सुदामा पांडे धूमिल पर उनका काम है और सीता की खोज उनकी एक बड़ी चर्चित पुस्तक रही है। इसके अलावा ढेर सारी पुस्तकों का संपादन किया है, बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद भी किया है और भगिनी निवेदिता की, जिसमें एक पुस्तक मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद जैसा उन्हें देखा और मेघदूत के गीत जो है वह महत्वपूर्ण अनुवाद का काम है। ये पुस्तक जो परंपरा की पहचान है, इसमें अवधेश प्रधान जी ने अपने समय की, या मैं कहूँ कि हिंदी साहित्य जगत के सबसे महत्वपूर्ण जो लोग हैं जिन्होंने साहित्य सृजन किया और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उन पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डाली है। और यह पुस्तक उनके निबंधों का, उनके लेखों का और उन पर लिखी गई या कही गई उनकी बात का संकलन है, जिसे वो अपने 3 हिस्सों में बांटते हैं। भारतीय नवजागरण का विस्तार, इसमें वे उन लेखों की बात करते हैं जिन लोगों ने या जिन चिंतकों ने, जिन विचारकों ने भारतीय नवजागरण को एक दिशा दी। खास बात यह है कि जब हम आज 2023 में जब मैं यह बात कर रहा हूँ तो साहित्य अपने समय को उस तरह से प्रभावित नहीं कर रहा है। आज के समय में सियासत साहित्य को भले ही प्रभावित कर रहा हो, हमारा साहित्य, हमारे समय का साहित्य किसी भी सियासतदान को या वर्तमान समय को निर्धारित कर रहा हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन जिस दौर की ये बात करते हैं उस दौर में जो चिंतक और विचारक थे वो अपने समय को प्रभावित कर रहे थे, अपने आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे, भारतीय समाज की जनचेतना को प्रभावित कर रहे थे। और इसीलिए अवधेश प्रधान जी ने परंपरा की पहचान में भारतीय नवजागरण का जो विस्तार है उस अध्याय में जिन लोगों की बात की है उसमें स्वामी विवेकानंद और भारतीय नवजागरण, एनी बेसेंट जो भारतीय नवजागरण है, शिकागो में जो विवेकानंद जी का जो वक्तव्य था उसका क्या प्रभाव भारतीय नवजागरण पर पड़ा, उसकी उन्होंने बहुत विस्तार से कई अध्यायों में बात की है। इसके अलावा भारतीय व्याख्यान जो स्वामी विवेकानंद का है उसकी बात की है और फिर गांधी जी और उनकी गीता माता, यह बात की है। सर्वधर्म सर्वभाव की जो भारतीय परंपरा है वो कितनी गहरी है, कितनी गहन है और भारतीय साहित्य किस तरह से कोई विभेद नहीं मानता रहा है। हमारे साहित्य में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि यह धर्मगत कोई विभेद हो। भारतीय साहित्य जब भी बात करता है वो मनुष्यता की बात करता है। वहाँ गरीबी होगी, भूख होगा, सामाजिक समरसता होगी, बंधुत्व होगा, वर्ग तो होगा, लेकिन धर्म नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसका उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपने अध्याय में उल्लेख किया है। इसके अलावा मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जिस कविता से इस बात की शुरुआत किया था, इस एपिसोड की शुरुआत किया था, उन्होंने कवि वचन सुधा का 150 साल बाद क्या महत्व है। भारतेंदु ने तो भारत
की जो दुर्दशा थी, जो गुलाम जीवन में हम जी रहे थे, जिस दुर्दशा को प्राप्त थे, आपने मेरी कविता सुनी होगी, उन्हीं की 3 पंक्तियाँ मैंने सुनाई हैं। आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था में, शोषक व्यवस्था में, शासन तंत्र की व्यवस्था में आज़ादी के बाद भी, 150 सालों बाद भी, मतलब जिस समय भारतेंदु लिख रहे थे और आज 2023 में कोई बहुत फर्क पड़ा हो। हमारी व्यवस्था वैसे ही शोषक है, पूंजी वैसे ही प्रभावी है, हमारे नेता आज की तारीख में अंग्रेज हैं और जनता उनके लिए उसी दुर्दशा को प्राप्त है जिस तरह से गुलामी के दिनों में प्राप्त थी। आप ऊंची अट्टालिकाओं से, चमचमाती सड़कों से और महानगरों की जिंदगी से आम जनता की जीवन की, उसकी दुर्दशा की, उसकी कठिनाइयों की, उसकी समस्याओं की पहचान नहीं कर सकते, पड़ताल नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ टैगोर जी की रूस की चिट्ठी, राहुल सांकृत्यायन जी का जो सपना और सच था, भारतीय लोक साहित्य में क्या उनकी प्रासंगिकता है, राहुल सांकृत्यायन की लोक कथाओं का क्या महत्व रहा है हमारे साहित्य जगत पे, जन गण मन की क्या प्रेरणा थी, वासुदेव शरण अग्रवाल क्यों पृथ्वी पुत्र के रूप में उनको जाना जाना चाहिए, और रामविलास शर्मा के भाषा चिंतन का क्या महत्व है, साथ ही साथ भारतीय चिंतन परंपरा में रामविलास शर्मा जी की क्या भूमिका है, इसकी बात अवधेश प्रधान जी ने इस पुस्तक के 3 अध्यायों में 1 अध्याय की बात मैंने किया। दूसरा जो जातीय साहित्य का प्रभाव है, ये दूसरा खंड है। इसमें वो गोरखनाथ और निर्गुण भक्ति काव्य की बात करते हैं। अब आप देखिए कि संत परंपरा में जब भी हम जाते हैं, संत परंपरा में भी कहीं मजहब की बात नहीं होती, कहीं धार्मिक विभेद की बात नहीं होती, आत्मा और परमात्मा की बात होती है, भक्ति और भावना की बात होती है, इष्ट की बात होती है, प्रेम की बात होती है। न तो सूफी साहित्य, न तो संत साहित्य, न तो भक्ति साहित्य, कोई भी साहित्य इस तरह का विभेद क्यों नहीं कर रहा है, ये हमें आज समझने की ज़रूरत है। जब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अब दुनिया में एक लड़ाई इजराइल में चल रही है, गाजा पट्टी में यहूदी और इस्लाम के बीच, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच, तो जब हम धर्मांधता के बीच जाते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि मनुष्यता ने कितने लाख सालों के विकास के बाद, अपने सांस्कृतिक साहित्यिक विकास के बाद, अपनी कलाओं और चिंतन के विकास के बाद, विज्ञान के विकास के बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अपनी विनष्ट की तरफ भी उतनी ही तेज़ी से आप बढ़ रहे हैं। देशज, आधुनिकता और भक्ति का लोकवृत्त और कबीर यहाँ बात करते हैं, कामायनी की बात करते हैं, जायसी यहाँ आते हैं, पद्मावत की सांस्कृतिक भूमि क्या है उसकी बात करते हैं, श्रद्धा का जो जीवन संगीत है उसकी बात करते हैं, निराला, पंत और अज्ञेय पर भी आते हैं, उनकी प्रकृति, उनका काव्य प्रकृति, उन पर बात करते हैं, दिनकर की बात करते हैं, धर्म और विज्ञान के समन्वय पर किस तरह से दिनकर जी ने दृष्टि डाली है उसकी बात करते हैं, उर्वशी का 5वां अंक क्या कहता है, त्रिलोचन ने जो कविता के माध्यम से जो विरासत समझी है, या जनपद के जो कवि हैं उनकी बात कर रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र कवि विजेंद्र की बात करते हैं, अनामिका के थेरी गाथा की भी बात करते हैं, और हिंदी गज़ल के किसान चेहरे के साथ साथ भिखारी ठाकुर की बात करते हैं। उसके बाद वो परंपरा का संधान जो प्रिय विषय है अवधेश प्रधान जी का जो क्षेत्र है, तुलसीदास जी की बात करते हैं, भक्तिकाल की बात करते हैं, भारतों कोई वैष्णवता की बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, आचार्य द्विवेदी जी के व्योमकेश दरवेश और बाणभट्ट की आत्मकथा की बात करते हैं, मेघदूत को फिर पढ़ते हुए क्या समझाया अवधेश प्रधान जी ने उसकी बात करते हैं, बाजस्रवा के बहाने मणिकर्णिका का मुर्दहिया का बनारस और महिमा धर्म और भीम भोई की कविता, इनकी बात करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति और प्रेमचंद क्या हैं, यह एक बहुत गंभीर विषय है जिसकी बात करते हैं। कुल मिला जुलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय साहित्य जगत को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सामाजिक विकास को अगर आप समझना चाहते हैं कि पिछले 150-200 सालों में, और जो 400-500 साल पुराना हमारा संत साहित्य है, उन सब की क्या दृष्टि थी, किस तरह से मनुष्यता की तरफ अग्रसर करने में उस दौर में कृतियाँ लिखी गई, किस तरह से आज भी मानवता के प्रति जो लोग उन्मुख हैं, जो साहित्यकार समरसता की बात सोचते हैं, मनुष्यता की बात सोचते हैं, वो क्या कुछ लिख रहे हैं, उनकी कृतियों में क्या है, उसको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कृति है। अवधेश प्रधान जी को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए, और प्रत्येक प्रकाशन की भी इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि वो ऐसी गंभीर विषयों की पुस्तकें भी बहुत ही सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह पेपर बैक संस्करण है, प्रलेख प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है कुल 496
पृष्ठों की यह पुस्तक है और इसका मूल्य जो है वो 699 रुपये है, यानी 700 रुपये के करीब। ये पुस्तक थोड़ी सी सस्ती और हो सकती थी, लेकिन इसके विषय को देखते हुए आप अगर शोध छात्र हैं, हिंदी के जिज्ञासु हैं और प्राध्यापक प्रवक्ता हैं, तो आपके लिए भी यह उपयोगी पुस्तक हो सकती है। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्नातकोत्तर के छात्र हैं, तो भी इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।